अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी अनदर पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं उनसे ही रिलेटेड हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन जावा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब आपके सामने ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड द वीएफ यानी फाइनल वेलोसिटी फॉर अप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब आप सोच रहे होंगे ये जावा लैंग्वेज में फिजिक्स का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इस क्वेश्चन को बस आपको जावा प्रोग्राम में सॉल्व करना है। वीएफ यानी फाइनल वेलोसिटी, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो ए बी करके। यहाँ पे बस एक इक्वेशन जो होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, उसके हिसाब से लिखा हुआ है। तो वीएफ वेरिएबल है और आपको इसको फाइंड करना है। वी आई प्लस ए टी, ये तीनों वैल्यूज आप चाहे तो यूजर से इनपुट ले लो या खुद ही कोई भी नंबर डाल दो। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा। इंटेलिजेंट आईडी ओपन करने के बाद आपको एक नई जावा क्लास बना लेनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से हम ये क्लास बना लेते हैं और फिर मेन लिखना है आपको और इंटर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमेशा की तरह लिखा हुआ आ जाएगा। तो क्वेश्चन था हमारा VF इजिकल्स टू VI प्लस AT। तो फ्लोट डाटा टाइप में हम इस इक्वेशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि फ्लोट डाटा टाइप में हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू जनरेट होगी। अगर पॉइंट्स में आंसर आ रहा होगा तो पॉइंट्स में ही रिजल्ट जनरेट होगा, लेकिन इंट डाटा टाइप में एक्यूरेट वैल्यू जनरेट नहीं होगी। तो VF हमें मालूम करना है, तो इसको हमने फ्लोट डाटा टाइप में असाइन करवा दिया। अब VI प्लस AT, अब ये जो तीन वैल्यूज हैं इनको हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें इंपोर्ट करवाना होता है स्कैनर क्लास को। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और फिर सेमीकोलन, और यहाँ पे अब आपको ऑब्जेक्ट बना लेना है स्कैनर क्लास का। स्कैनर SC के नाम से हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इजिकल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन और फिर सेमीकोलन। तो VI को यूजर से इनपुट ले लेते हैं फ्लोट डाटा टाइप का इस्तेमाल करके। फ्लोट VI इजिकल्स टू SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट। बिल्कुल इसी तरीके से A को भी यूजर इनपुट ले लेते हैं और T को भी। तो यहाँ पे अब सिंपल हम VF के अंदर एक्सप्रेशन लिख देते हैं, VF इजिकल्स टू VI प्लस AT। AT यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा, और यहाँ पे एक मर्तबा हम शो करवा देते हैं कि हमें यूज़र से तीन इनपुट चाहिए। इंटर योर वैल्यूज़ टू फाइंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हमारे प्रोग्राम रेडी है, राइट क्लिक करके रन। तो ये रन हो चुका है और हमें तीन इनपुट डालनी है। तो जैसे 4 इनपुट दे देते हैं हम VI के अंदर, और एक्सेलरेशन के अंदर हम 2 इनपुट दे देते हैं जस्ट सपोज, यानी यहाँ 2 मीटर होगा और टाइम सेकंड में होता है तो टाइम हम 6 सेकंड दे देते हैं। जाहिर सी बात है अभी यहाँ फिजिक्स नहीं चल रही, अभी ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और इंटर, हमारा आउटपुट आ गया है 16। अगर आप इसको मैनुअली कैलकुलेट करते हो तो VI था हमारा 4, A था 2 और T था 6। 6 2 = 12 और 12 में प्लस हो गया 4 यानी 16। अब आप सोच रहे होंगे यार क्या ये बच्चों वाले सवाल हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए था, लेकिन अब जो टॉपिक है वो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस रूल पे है। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक मर्तबा एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस रूल को समझ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। तो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस होता क्या है। प्रेसिडेंस मतलब जिस ऑपरेटर का भी ऑर्डर बड़ा होगा वो पहले इवेल्युएट होगा। मतलब जैसे कि कोई भी एक्सप्रेशन है और उसके अंदर पहले ये पैरेंथेसिस लगी हुई है, उसके बाद ऐड, सब्ट्रैक्ट और भी बहुत से ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा क्योंकि उसका ऑर्डर सबसे बड़ा है 15। इसमें से बहुत से ऑपरेटर अभी तक आपने यूज़ नहीं किए होंगे, लेकिन आने वाली क्लासेस में हम ये सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सिंपल अल्फाज में प्रेसिडेंस मतलब किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर इन ऑर्डर के हिसाब से जो भी ऑपरेटर होगा वो पहले इवेल्युएट होगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और उसी एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी है, तो पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर सॉल्व होगा। ये चीज़ कहलाती है प्रेसिडेंस। इस लिस्ट को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मर्तबा रीड कर लेना है या अपने पास आपको ये सेव कर लेना है।
तो प्रेसिडेंस में हम ऑर्डर के हिसाब से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में एक ही ऑर्डर के दो ऑपरेटर्स हों तो उस कंडीशन में पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, लेकिन उसी एक्सप्रेशन के अंदर डिवीजन ऑपरेटर भी है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है 12। तो समझने वाली बात यह है कि इनमें से पहले कौन सा सॉल्व होगा। तो इन जैसी कंडीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होता है या लेफ्ट टू राइट होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई एक कंडीशन है जिसके अंदर सेम ऑर्डर के दो ऑपरेटर हैं तो हम एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे और लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट आएंगे। तो अब इसी चीज़ को यानी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी से ही सॉल्व होगा। लेकिन एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जावा में बॉर्ड मास रूल अप्लाई होता है। तो ये एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस रूल कहाँ से बीच में आ गया। देखो, जो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस रूल है वो फॉलो ही करता है बोर्ड मास रूल। अक्सर टीचर्स कंफ्यूज करते हैं कि बोर्ड मास रूल अप्लाई नहीं होता जावा में, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस रूल अप्लाई होता है जावा में। लेकिन अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन उठाओ और उसको आप एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस रूल से करो या बोर्ड मास रूल से करो, रिजल्ट आपका हमेशा बिल्कुल सेम आएगा। तो समझने वाली बात यह है कि जो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस रूल है वो फॉलो करता है बोर्ड मास रूल को। अगर हम गूगल में सर्च करके देख लें तो आपको बहुत सी जगह में यही शो हो रहा होगा, जो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस रूल है वो फॉलो ही करता है बोर्ड मास रूल को। लेकिन प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी आपको जावा लैंग्वेज के अंदर मालूम होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक से। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को आप बोर्ड मास रूल से सॉल्व करो या प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल से सॉल्व करो। हम दोनों रूल्स से सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। और अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसकी एक्सप्रेशन यहाँ लिख देते हैं। इस एक्सप्रेशन में एक कमी है और वो कमी ये है कि ये फ्लोट डाटा टाइप में असाइन हुआ है। तो आपको याद होगा कि जब हम फ्लोट डाटा टाइप लेते हैं तो उसके साथ f हमें लाजमी लगाना होता है। अगर हम f नहीं लगाएंगे तो ये इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा। और सिंपल साउट लिख के प्रिंट करवा देते हैं x को। तो इस एक्सप्रेशन को हम बोर्ड मास रूल के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ कैलकुलेटर ऑन कर, तो पहले है 9 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर आ रहा है 4.5। और दूसरी डिवीजन है हमारे पास 13 डिवाइड बाई 4, ये आ रहा है 3.25। 3.25 था और मल्टीप्लाई हमें करवाना है 4.5 से। हमारा आंसर आना चाहिए 14.625 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। लेकिन अगर हम अब एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस रूल के हिसाब से देखें तो दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो ये लेफ़्ट टू राइट जाएगा एसोसिएटिविटी के हिसाब से। तो सबसे पहले होगा 9 डिवाइड बाई 2, जिसका आंसर आ जाएगा 4.5। 4.5 को मल्टीप्लाई करवाना है हमें 13 से, 58.5। अब 58.5 को हमें 4 से डिवाइड करवा देना है। डिवाइड बाय 4 इजिकल्स टू, बिल्कुल वही आंसर आया है जो हमने बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए किया था। तो अब इस प्रोग्राम को राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं। तो यस, आप देख सकते हैं बिल्कुल वही आंसर आया है 14.625। लेकिन अगर हम बोर्ड मास रूल को गलत साबित करने के लिए अगर एक और एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, कोई टफ एक्सप्रेशन उठा लेते हैं जिसमें बोर्ड मास रूल का आंसर अलग आ रहा हो और एसोसिएटिविटी का आंसर अलग आ रहा हो, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक एक्सप्रेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और बाद में डिवाइड हो रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को भी हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया में लिख लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि फ्लोट के साथ हमेशा आपको f लाजमी लिखना है ताकि एक्यूरेट वैल्यू जनरेट हो सके। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर a बराबर है 5 के, पहले डिवीजन होगी बाद में मल्टीप्लिकेशन होगी और फिर सब्ट्रैक्शन। तो 19 डिवाइड बाय 2 9.5। इसी तरीके से दूसरा डिवीजन 13 डिवाइड बाय 4 3.25। तो अब 9.5 को अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं a से, मतलब a है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं क्योंकि बोर्ड मास रूल में डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर बाद में सब्ट्रैक्शन। तो 9.5 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5 से और आंसर आ गया हमारा 47.5।
और इन द लास्ट अब हमें इससे माइनस करवा देना है 3.25 से। तो ये हमारा आंसर आ गया 44.5। ये जो आंसर आया है ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल के हिसाब से आया है। अब सॉल्व कर लेते हैं एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस रूल से। तो अगर एसोसिएटिविटी देखें तो ये लेफ़्ट टू राइट जाएगा, तो पहले मल्टीप्लाई होगा और बाद में डिवाइड। और सब्सट्रैक्ट की प्रेसिडेंस बहुत कम होती है, तो ये बात की कहानी है, वो बाद में सब्ट्रैक्ट होगा। तो पहले हमें 5 को मल्टीप्लाई करवा देना है 19 से। 95 आंसर आएगा और फिर डिवाइड करवा देना है 2 से, तो ये 47.5 आ जाएगा। और फिर हमें दोबारा डिवीजन को सॉल्व करना है जो है 13 डिवाइड बाय 4। इसका आंसर आएगा 3.25। अब होगी सब्सट्रैक्शन, तो 47.5 को हमें सब्ट्रैक्ट करवा देना है 3.25 से, तो आंसर आ जाएगा 44.25। तो बिल्कुल सेम आंसर आया है। तो अब आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस रूल फॉलो ही करता है बोर्ड मास रूल को। ये इतनी लंबी चौड़ी एग्जाम्पल देने का मकसद ही यही था कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है आपको बोर्ड मास रूल और प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल में कितना फ़र्क है ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ योर सब्जेक्ट। मतलब आपको कोई भी 5 या 6 सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करना कि स्क्रीन पॉज करके पहले अपने पास खुद एक मरतबा ट्राई करो। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट करवा लेते हैं इंटर योर सब्जेक्ट मार्क्स। इस प्रोग्राम में हम यूज़र से ही इनपुट ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट भी करवा लिया है और ऑब्जेक्ट भी बना लिया। तो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को हम फ्लोट डाटा टाइप में ही असाइन करवा लेते हैं। सब्जेक्ट 1 sc.next फ्लोट। इसी तरीके से बिल्कुल हम 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं यूज़र से इनपुट। हम एक और फ्लोट डाटा टाइप बना लेते हैं टोटल मार्क्स के नाम से, और इक्वल टू, और ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को हम ऐड करवा देंगे टोटल मार्क्स के अंदर, कुछ इस तरीके से। तो टोटल मार्क्स के अंदर सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करवाने के बाद हम डिवाइड करवा देंगे 500 से, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं और पर सब्जेक्ट के मार्क्स 100 होते हैं। 100 में से ऑब्टेन मार्क्स यूज़र से इनपुट ले लिया है हमने, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें डिवाइड करवा देना होता है टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई करवा देना होता है 100 से, फिर हमारे पास परसेंटेज आ जाता है। तो यही चीज़ बिल्कुल प्रोग्रामिंग के ज़रिए कर लेते हैं। इसको हम डिवाइड करवा देते हैं 500 से, लेकिन एक चीज़ यहाँ हमें ध्यान में रखनी है, इसको ब्रैकेट में कवर कर देना है कुछ इस तरीके से, और फिर डिवाइड करवा देना है 500 से। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है 100 से, तो इसको भी ब्रैकेट में कवर करके हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 से, कुछ इस तरीके से, और एंड में मल्टीप्लाई बाय 100, और सिंपल साउट लिख के हम टोटल मार्क्स लिख देते हैं। तो ये हमारा परसेंटेज निकालने का कोड रेडी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसी तरीके से कोड लिखो, आप अपना कोड लिख सकते हो अपने स्टाइल में। जैसे यहाँ पे मैंने टोटल मार्क्स के अंदर ही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवा दिए हैं। आप चाहो तो सिर्फ टोटल मार्क्स में पहले सारी वैल्यूज़ को ऐड करवा दो, और फिर एक और वेरिएबल लो परसेंटेज के नाम से, और फिर उसमें डिवाइड बाय 500 और मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दो और प्रिंट करवा दो परसेंटेज, कुछ इस तरीके से। ये वाला भी प्रोग्राम बिल्कुल सेम है जो अभी हमने पिछला प्रोग्राम बनाया। यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ से एक ब्रैकेट आपको हटाना होगा, तो ये सही है। तो इस प्रोग्राम को अब रन करके देख लेते हैं। तो रन हो चुका है और हमें 5 मार्क्स डालने हैं सब्जेक्ट वाइज। रैंडमली डाल लेते हैं 90, 87, 67, 56 और 78। तो जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है वो 75.6।
%। चाहो तो आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए % का साइन लगा दो ताकि आउटपुट में % शो हो सके। कोई भी वैल्यूज़ दे देते हैं 100 के अंदर सब्जेक्ट वाइज, तो आउटपुट हमारा आ रहा है 75.0%। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप कोई भी एक प्रोग्राम को मल्टीपल तरीके से लिख सकते हो, चाहे आप पहले ऐड करवा लो या बाद में ऐड करवाओ। ये अभी मैंने आपको सिर्फ 2 तरीके से करके दिखाया है, तो अब आप और डिफरेंट तरीके से करके खुद से प्रैक्टिस करो। तो अब हम देख लेते हैं अपना 5वां क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। ए वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यू असाइन है और हमें इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट बताना है। इस एक्सप्रेशन को हम इंटेलिजेंट आइडिया में लिख लेते हैं और इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं। तो इन डाटा टाइप के अंदर है हमारे पास 5 वैल्यू असाइन और ये है गिवन कंडीशन। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये। तो आपके हिसाब से इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सोचें और फिर इसका आंसर दें। तो इसका आंसर ये होगा कि हमारे पास ए के अंदर असाइन है 5 और फिर ये ++ ए है, यानी ये एक मरतबा इंक्रीमेंट होके 6 हो गया है। 6 में फिर एक मरतबा हमें प्लस करवाना है और अब हमारे पास ए के अंदर 6 वैल्यू है अपग्रेड होने के बाद और दोबारा से इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ 6 था हमारे पास, 6 में हमने प्लस करवा दिया। एक और मरतबा जब इंक्रीमेंट होगा तो ये 7 हो जाएगा। तो 6 + 7 बराबर होता है 13 के। तो इसको राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं। तो रन हो चुका है और आप इसका आंसर देख सकते हो, 13 आंसर आया है, बिल्कुल सही। इस जैसे क्वेश्चन को हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझा है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक मरतबा लाजमी देख लें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो इसी क्वेश्चन में अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और इसका बी पार्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का है। इस एक्सप्रेशन को भी हम इंटेलिजेंट आइडिया में लिख लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? स्क्रीन पॉज करके सोचें। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास 5, तो यहाँ पे एक मरतबा पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारे पास ए के अंदर वैल्यू थी 5, तो ये एक मरतबा पोस्ट डिक्रीमेंट होने के बाद ये हो जाएगी 4। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले वैल्यू प्रिंट हो जाती है और फिर बाद में अपग्रेड होती है। जैसा कि अगर अभी हम सिर्फ A- को प्रिंट करवाएं तो ये आउटपुट में सिर्फ 5 ही शो करेगा। ये डिक्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन बाद में डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर एक और मरतबा प्रिंट करवा लें ए को तो अब ये 4 प्रिंट करेगा, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि अब इसके पास अपग्रेड वैल्यू है, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को हमने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। आप एक मरतबा लाजमी उस वीडियो को देख लें, तभी आपको ये चीज़ें आसान लगेंगी। तो जो हमारा एक्सप्रेशन था वो था ये। तो सबसे पहले है A-। ए की करंट वैल्यू 5 है और एक मरतबा पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 4 तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे अभी 5 ही होगा क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। सिर्फ पोस्ट डिक्रीमेंट में नहीं, पोस्ट इंक्रीमेंट में भी ऐसी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे है अभी 5 और फिर एक मरतबा हमें प्लस करना है प्री डिक्रीमेंट को। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस ए की पहले अपग्रेड वैल्यू क्या होगी? इस ए की अपग्रेड वैल्यू अभी 4 होगी क्योंकि ये एक और मरतबा प्रिंट हुआ है पोस्ट डिक्रीमेंट होने के बाद। यहाँ तक तो 5 था, पोस्ट डिक्रीमेंट होने के बाद दोबारा एक मरतबा ए प्रिंट हो रहा है तो ये हो जाएगी 4। तो ए की अपग्रेड वैल्यू हो जाएगी 4। तो अब 4 में एक मरतबा प्री डिक्रीमेंट हो रहा है, प्री डिक्रीमेंट में पहले ही सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 4 में से एक सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये हो जाएगा 3। तो 5 + 3 मतलब 8। तो इस एक्सप्रेशन का फाइनल आउटपुट 8 आएगा। राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं। तो हाँ, आप देख सकते हैं ये 8 आया है। अगर अभी हम देखना चाहें कि ए की अपग्रेड वैल्यू क्या है तो एक मरतबा और प्रिंट करवा देते हैं ए को। तो यहाँ पे जैसे ए की अपग्रेड वैल्यू थी 3, तो 3 ही आउटपुट में शो होना चाहिए। तो 3 ही शो हुआ है, 8 हमारा आंसर था और ये 3 फाइनल आउटपुट। तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया होगा। अगर अभी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो एक मरतबा दोबारा इस वीडियो को रिमाइंड करके देखें, बात समझ में आ जाएगी। और एक मरतबा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वाली वीडियो को भी देख लें, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल ही डिटेल में समझा था कि क्या प्री इंक्रीमेंट होता है और क्या पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। सारे एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किए थे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पे है। इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है। सिंपल डिवीजन है और कुछ भी नहीं। x यहाँ पे 6 है और x डिवाइड बाय इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3 ये एक्सप्रेशन है। पहले 9 डिवाइड बाय 3 होगा तो 3 आंसर आएगा
और जब 6 डिवाइड बाय 3 होगा तो 2 आंसर आएगा। अब देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। This is the most important question in this video. Apply this formula in the IntelliJ IDEA and find out correct answer. Under root a square plus b square. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक प्री डिफाइंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो है math.sqrt, मतलब स्क्वायर रूट। ये मेथड हमेशा डबल में ही इनपुट लेता है और आउटपुट भी डबल डाटा टाइप में ही जनरेट करता है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। सिंपल कंट्रोल और स्लैश दबाओगे तो कमेंट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम a के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन करवा देते हैं, जैसे कि 2 करवा देते हैं, और b के अंदर 3 करवा देते हैं। और अब अपनी एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। अगर सबसे पहले अपने एक्सप्रेशन में देखो तो क्या है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट के लिए हम प्री डिफाइंड मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं जो है math.sqrt, मतलब स्क्वायर रूट। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस चीज़ को तो आप खुद भी लिख सकते हो। a को अगर हम a से ही मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाता है a स्क्वायर, और फिर प्लस, और फिर b को b से ही मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाता है b स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में कवर कर देते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर को, और अब राइट क्लिक करके रन। और जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.6055 एंड सो ऑन। अगर हम इसी चीज़ को कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखें तो बिल्कुल यही सेम आंसर आएगा। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि हम इस एक्सप्रेशन के अंदर एक और मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है math.pow, यानी पावर्स के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। math.स्क्वायर रूट था स्क्वायर रूट के लिए, और math.pow होगा पावर के लिए। तो एक मर्तबा math.pow को यूज़ करते हुए सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज़ तो सेम रहेगी, math.स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे हमें करवाना है a का स्क्वायर, तो math.pow लिखना है सबसे पहले और इंटर। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले वो वैल्यू डालनी है जिसको आपको पावर में करना है, यानी हमें a को पावर में करना है तो हमने a डाल दिया। उसके बाद कॉमा, और दूसरे नंबर पे वो वैल्यू डालनी है जिसमें हमें कितनी मर्तबा पावर में करना है, यानी a स्क्वायर, a क्यूब, a4, a5, जितनी मर्तबा आपको पावर में करना होगा वो पावर आप यहाँ पे लिखोगे। अभी हम फिलहाल a स्क्वायर कर रहे हैं तो a2 लिख देंगे, ये हो गया a स्क्वायर। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं प्लस करके b स्क्वायर के लिए, math.pow और इंटर, b और फिर कॉमा, कितनी मरतबा हमें लेना है, b स्क्वायर 2 मरतबा। तो इसका भी बिल्कुल वही सेम आंसर आएगा जो हमारे ऊपर वाले एक्सप्रेशन का आया है। राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आंसर आया है। ये दोनों मेथड जावा के अंदर प्री डिफाइंड मेथड है। इन दोनों मेथड्स को आपको एक मर्तबा पढ़ लेना है और कोशिश करना है कि आप अपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स में इनका यूज़ करें, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े प्रोग्रामिंग में इन सब मेथड का इस्तेमाल हो रहा होता है ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो सके। और इन मेथड्स का यूज़ करने से चीज़ें भी बिल्कुल क्लियर रहती हैं कि कहाँ पावर इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ स्क्वायर रूट इस्तेमाल हो रहा है। तो ओवरऑल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स में से थे जो अभी तक हमने कवर किए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उन टॉपिक के हिसाब से ही हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।